नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज दिन विशेष 2 अक्टूबर। आज के सफ़र में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रेष्ठतम प्रकाशित पुस्तकों के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक, जो कि प्रोफेसर विपिन चंद, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, क.न. पनिकर और सुचेता महाजन के शोध कार्य का परिणाम है। पुस्तक के अध्याय संख्या 14 गांधी दक्षिण अफ्रीका से रोलाट सत्याग्रह तक, जो कि मृदुला मुखर्जी द्वारा लिखित है, इसके कुछ अंश जिसमें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान सत्ता से संघर्ष की जानकारी है, जिससे गांधी जी के व्यक्तित्व को समझने में मदद मिलती है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से रोलाट सत्याग्रह तक। मार्च 1919 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने रोलाट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नारा दिया, तो यह भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का उनका पहला प्रयत्न था। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। वह व्यक्तित्व जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालने ही वाला था और जिसके नेतृत्व में इस संग्राम को अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरना था, उसको समझने के लिए हमें अपनी कहानी कम से कम 25 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका से शुरू करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे, इसलिए एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे डरबन पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले यह पहले भारतीय बैरिस्टर थे, पहले भारतीय जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था 1860 में पहुंचा था। दक्षिण अफ्रीका के गोरे गन्ने की खेती करने के लिए इकरारनामे के तहत भारतीय मजदूरों को अपने यहाँ ले गए। इसके बाद भारतीयों का दक्षिण अफ्रीका में बसने का सिलसिला ही शुरू हो गया। मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यापारी भी गए, ज़्यादातर मेमन मुसलमान। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद वहीं बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में ज़्यादातर तो अशिक्षित थे, और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे उनका अंग्रेजी का ज्ञान नाम मात्र का था। पैसे वाले धनी व्यापारी भी बस उतनी ही अंग्रेजी बोल समझ लेते जो व्यापार करने के लिए ज़रूरी था। भारतीयों के प्रति गोरी जाति जातीय भेदभाव बरतती थी। भारतीयों ने इस अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। कभी यदि उनके दिल में विरोध की भावना उठती थी तो वे उसे दबा देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही न था कि कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर लौटे नौजवान मोहनदास करमचंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे। वह गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे, दीवान के बेटे। ब्रिटेन में 3 साल रह चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी अत्याचारों से पहली बार उनका साबका पड़ा। डरबन में 1 हफ्ते रहने के बाद जब गांधी जी प्रोटेरिया रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया। यह घटना शायद सबको मालूम है कि एक बार उन्हें एक गोरे ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी उन्हें जबरन उतार दिया गया। गांधी जी ने प्रतीक्षालय में ठिठुरते हुए जाड़े की रात बिताई। इससे अधिक शर्मनाक कई घटनाएं हैं। गांधी जी ने एक गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था। गोरे ने उन्हें प्रथम श्रेणी से हटाकर ड्राइवर के साथ बैठने को कहा। उन्हें जब ड्राइवर के पास भी बैठने लायक नहीं समझा गया और कहा गया कि वह पायदान पर बैठें, तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा गया। जोहानसबर्ग पर उतरने के बाद रात बिताने के लिए गांधी जी ने होटल में कमरा लेना चाहा, पर वह जहां भी गए जवाब मिला कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहानसबर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने जब प्रथम श्रेणी का टिकट मांगा तो बुकिंग क्लर्क ने टिकट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने जब तमाम रेलवे कानूनों का हवाला दिया तो उन्हें किसी तरह पहले दर्जे का टिकट मिला, लेकिन ट्रेन में फिर धक्का मारकर बाहर निकाला जाने लगा। एक गोरे ने जब इसका विरोध किया तो किसी तरह उन्हें पहले दर्जे में यात्रा करने का मौका मिला।
प्रिटोरिया पहुंचने पर जहां वे मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए थे, उन्होंने तुरंत भारतीयों की एक बैठक आयोजित की और भारतीयों से गोरों के अत्याचार का विरोध करने की अपील की। उन्होंने अंग्रेजी सीखने के इच्छुक भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। प्रेस के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट किया। नटाल एडवर्टाइज़र को एक चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा, क्या यही ईसाइयत है, यही मानवता है, यही न्याय है, इसी को सभ्यता कहते हैं। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा दिन रहने की योजना नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रिटोरिया में भारतीयों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। मुकदमा समाप्त होने पर गांधी जी स्वदेश लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिस दिन वह लौटने वाले थे उसकी पूर्व संध्या पर उन्होंने भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले विधेयक का मामला उठा दिया। यह विधेयक नटाल विधानसभा में पारित होने ही वाला था। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों ने गांधी जी से प्रार्थना की कि वह 1 महीने और रुक जाएं और विधेयक के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व करें। भारतीय विरोध पत्र तैयार करना भी नहीं जानते थे। आंदोलन को संगठित करने की तो बात दूर ही थी। गांधी जी महीने भर रुकने के लिए तैयार हो गए, मगर रुक गए 20 वर्ष तक। उस समय वह 25 वर्ष के थे, लेकिन भारत लौटे तो 45 वर्ष के हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव एक मामले में अनोखा था। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि पाने के कारण गांधी जी ने कई चीज़ें बतौर हक मांगी, जैसे ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट, होटल में ठहरने के लिए कमरा। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उनके जहन में ये बात बैठ गई कि वे सभ्य नहीं हैं, इसलिए उनके साथ रंग भेद बढ़ता जा रहा है। लेकिन गांधी जी के अनुभवों ने गांधी जी को और बाकी भारतीयों को भी यह समझा दिया कि बात कुछ और ही है। वे समझ गए कि गोरी जाति हर हाल में अपनी जातीय संप्रभुता कायम रखना चाहती है। यदि यह बात न होती तो गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता, क्योंकि गांधी जी तो पश्चिम सभ्यता में पलकर आए थे। चूँकि गांधी जी अकेले ही वहाँ ऐसे भारतीय थे जो उच्च थे, जो गोरे शासकों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे, जो कानून और शासन प्रणालियों की बारीकियों को समझ सकते थे, जो विरोध पत्र लिख सकते थे और संगठन बनाना जानते थे, जो भारतीयों को उनके शासकों के आगे प्रतिनिधित्व कर सकते थे। इसलिए उनसे उम्र में कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा धनी व्यापारियों ने भी उन्हें अपना नेता माना। इसलिए रंगभेद के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन्हीं पर आ पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। विस्तृत चर्चा करना यहाँ मुमकिन नहीं। हम यहाँ केवल गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त व्यापक अनुभव पर संक्षेप में रोशनी डाल रहे हैं। गांधी जी की 1894 से 1906 की राजनीतिक गतिविधियों को भारतीयों के नरमपंथी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। इस दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी विधानमंडलों तथा लंदन के उपनिवेशों का काम देखने वाले गृह सचिव और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहे। वह समझते थे कि यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता चल जाएगा तो उसका दिल ज़रूर पिघलेगा और वह भारतीयों के हित के लिए ज़रूर कुछ करेगी, क्योंकि आखिर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के ही तो बाशिंदे हैं। गांधी जी विभिन्न भारतीय समुदायों को संगठित करने और उनकी मांगों का खूब प्रचार करने का लगातार प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना शुरू किया। इस दौरान उनमें एक सफल संगठनकर्ता, पत्रकार और प्रचारक की सारी प्रतिभाएं दिखाई पड़ी। लेकिन 1906 के आते आते उन्हें यह विश्वास हो गया कि संघर्ष के तरीके नाकाफ़ी हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। सत्याग्रह आंदोलन 1906 के बाद गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल उस कानून के खिलाफ किया गया जिसके तहत हर भारतीय को पंजीकरण प्रमाण लेना ज़रूरी था। इस पर अंगूठे का निशान लगाना था और इसे हर भारतीय को 24 घंटे अपने पास रखना था। 11 सितंबर 1906 को जोहानसबर्ग के एम्पायर थिएटर में भारतीयों
की एक विशाल सभा हुई, जिसमें एक स्वर में कानून को न मानने का निर्णय किया गया। सरकार और भारतीय दोनों अपने रुख पर अडिग रहे। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए संगठन बनाया। पंजीकरण की तारीख बीतने पर सरकार ने गांधी जी समेत 27 लोगों पर मुकदमा चलाया। कानून का विरोध करने वालों को दोषी ठहराया गया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। आदेश न मानने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कानून का विरोध और जोर पकड़ने लगा और जेल जाने वालों की संख्या 155 पहुंच गई। लोगों के जहन से जेल का भय अब खत्म हो रहा था। जेल को लोगों ने किंग एडवर्ड का होटल कहा। सरकार ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया और वादा किया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराएं तो यह कानून वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने इसे मान लिया और सबसे पहले खुद अपना पंजीकरण कराया। लेकिन सरकार ने उनके साथ चाल चली थी। कानून वापस नहीं लिया गया और सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वेच्छा से पंजीकरण को कानून के तहत स्वीकार किया जाए। भारतीयों के लिए यह बहुत अपमानजनक था। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्रों को इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से उसकी होली जलाई। इसी बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका मकसद प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल चले आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी इन आंदोलनकारियों का साथ दिया। कुछ लोग बिना लाइसेंस के खोमचे लगाने लगे। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस थे भी उन्होंने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। गांधी जी भी 1908 में जेल चले गए। जेल में अन्य भारतीयों की तरह उन्हें भी तरह तरह की यातनाएं दी गईं। उन्हें कठोर मेहनत करने को बाध्य किया गया, लेकिन जेल के सींचे प्रतिरोध को दबा न सके और सरकार मजबूर होकर भारतीयों को देश से निकालने लगी। इसके शिकार ज़्यादातर गरीब ही हुए। व्यापारियों के आर्थिक हितों पर आघात करने की धमकी भी दी गई। अब आंदोलन संकट के दौर में था। प्रतिबद्ध सत्याग्रही तो जेल आते जाते रहे, लेकिन अधिकांश आंदोलनकारी थक गए थे। सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था, अतः आंदोलन लंबा खिंचने वाला था। 1909 में लंदन में अंग्रेज़ अधिकारियों से गांधी जी की मुलाकात का कोई खास नतीजा भी नहीं निकला। सत्याग्रहियों के परिवारों के भरण पोषण के लिए इकट्ठा किया गया कोष धीरे धीरे चुकता जा रहा था। 1906 के बाद गांधी जी की वकालत भी लगभग बंद ही हो गई थी। इन सब हालात को देखते हुए गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया और अपने एक जर्मन शिल्पकार दोस्त कालेनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या सुलझाई और उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम किया। बाद में यही टॉलस्टॉय फार्म गांधी आश्रम बना। भारत से काफ़ी पैसा भेजा गया था। रतन टाटा ने 25,000 रुपये भेजे थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निज़ाम हैदराबाद ने भी मदद की। 1911 में सरकार और भारतीयों के बीच एक समझौता हुआ, पर यह 1912 तक ही चला। इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। सरकार ने उन्हें अपना मेहमान माना और आश्वासन दिया कि भारतीयों के प्रति भेदभाव बरतने वाले सारे कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। मगर यह वादा पूरा न हुआ और 1913 में फिर सत्याग्रह आंदोलन छिड़ गया। इस बार सत्याग्रह का दायरा बड़ा था। इकरारनामे की अवधि खत्म होने पर भी दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर 3 पाउंड का कर लगाया गया था। इसके खिलाफ भी सत्याग्रह छिड़ा। भारतीय मजदूरों में ज़्यादातर गरीब थे और वे बमुश्किल 1 महीने में 10 शिलिंग कमा पाते थे। 3 पाउंड का कर उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जब इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ तो लगभग सारे भारतीय इसमें शामिल हो गए और सत्याग्रह सही मायने में जन आंदोलन बन गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आंदोलन की आग में घी का काम किया। अदालत ने उन सभी शादियों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुई थी और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था अवैध करार दिया। इस कानून के तहत हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थीं और उनकी संतानें भी अवैध। भारतीयों ने इस फैसले को बहुत अपमानजनक समझा और अनेक भारतीय महिलाएं भी
सत्याग्रह आंदोलन में शरीक हो गईं। गांधी जी ने महसूस किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है और इसमें सारी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी समेत 16 सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए और गिरफ्तार कर लिए गए। 11 महिलाओं का एक जत्था बिना परमिट के टॉलस्टॉय फार्म से मार्च करता हुआ नटाल पहुंच गया। यह जत्था नटाल के एक कस्बे न्यू कैलस में था। यहाँ इन लोगों ने खदान मजदूरों से बातचीत की और उन्हें हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में इस जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी फौरन न्यू कैसल पहुँच गए और आंदोलन की बागडोर संभाल ली। मालिकों ने मजदूरों के मकान में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था और उन्हें मकान छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। गांधी जी इन 2000 मजदूरों का जत्था लेकर चल पड़े ट्रांसवाल की ओर। इस मार्च के दौरान गांधी जी को 2 बार तो गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया, पर तीसरी बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन मजदूर हतोत्साहित नहीं हुए और जब तक मार्च करते रहे जब तक उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन में बिठाकर नटाल नहीं भेज दिया गया। नटाल में इन पर मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया, भूखा रखा गया। पुलिस के घेरे में इनसे खदानों में कड़ी मेहनत कराई गई। खुद गांधी जी से पत्थर तोड़ने का काम कराया गया। एक अंधेरी कोठरी में ज़मीन पर उनका बिछावन था। अदालत ले जाते समय उनके हाथ और पाँव में बेड़ियां पहनाई जाती। इस दमन से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। खदान और बागान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गोखले ने भारत का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की। हार्डिंग के शब्दों में, ऐसा कोई भी देश जो अपने को सभ्य कहता हो इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हार्डिंग ने अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, गोखले, SF एंड्रयू से कई बार लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांग ली। एक समझौता हुआ और 3 पाउंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंध कानून खत्म किए गए। भारतीय रीति रिवाज से विवाह करने पर छूट दी गई और भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया। शांतिपूर्ण अवज्ञा से शत्रु को आंदोलन की मांगें मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस प्रयोग में गांधी जी सफल हुए। अब वह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगे। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को बड़े व्यापक पैमाने पर अब आजमाया जाने वाला था। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को और भी कई मायनों में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो जाएगी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अनेक समुदायों, धर्मों के लोगों का नेतृत्व किया था। उनके समर्थक हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी थे। ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों से गए थे। सामाजिक हैसियत भी अलग अलग थी। अमीर भी थे, गरीब भी थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को यह अनुभव भी हो गया था कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले को समर्थक व विरोधी, दोस्त व दुश्मन दोनों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में 2 बार गांधी जी की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। 1896 में डरबन में एक बार गोरे नागरिकों की एक भीड़ ने उन्हें सड़क पर घेर लिया। गांधी जी किसी तरह अपने घर पहुंचे तो उनका घर घेर लिया गया। गोरे लोगों की भीड़ गांधी जी के खून पीने पर उतारू थी। गांधी जी को किसी तरह बचाया गया। इस तरह एक बार एक भारतीय पठान ने उन पर हमला कर दिया था। वह गांधी जी से इसलिए नाराज़ था कि गांधी जी ने सरकार से एक समझौता कर लिया था। इन घटनाओं से गांधी जी ने यह सबक सीखा कि नेताओं को कई बार सख्त निर्णय करने पड़ सकते हैं, ऐसे निर्णय जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का मौका मिला। फलस्वरूप वह गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की खामियों
और मजबूतियों दोनों को ही अच्छी तरह जान गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये ही सबसे बेहतर है। अब उनके सामने चुनौती थी इस रणनीति को भारतीय राजनीति की भूमि पर आजमाना। भारत वापसी। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ और देहाती भी गांधी जी के बारे में जान गए थे और उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। गांधी जी जब हरिद्वार के कुंभ मेले में गए तो उनके दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ आया। गोखले ने पहले ही भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वह आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। गोखले ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। गांधी जी ने निर्णय किया कि फ़िलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। वह साल भर देश का दौरा करते रहे और अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे। गांधी जी के जो समर्थक दक्षिण अफ्रीका से उनके साथ आए थे, उन सबको आश्रम में बसने का काम चल रहा था। दूसरे साल भी गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उस समय होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन गांधी जी इसमें शरीक नहीं हुए। उस समय भारत में जितनी भी राजनीतिक धाराएं थीं, गांधी जी के विचार किसी से मेल नहीं खाते थे। नरमपंथी राजनीति में उनकी आस्था कब की खत्म हो चुकी थी। वह होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेज़ों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। इसी रणनीति के तहत प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी इस रणनीति के खिलाफ थे। इसके अलावा वह तत्कालीन संघर्षों के तरीकों से भी असहमत थे। उनका मानना था कि संघर्षों का एकमात्र तरीका है सत्याग्रह। गांधी जी के उस समय के आंदोलनों में भाग न लेने का कारण उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार था, मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूँ जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूँ। मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उनमें शामिल नहीं होऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि नई रोशनी का ग्रहण करने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नई रोशनी इतनी प्रभावी हो, चकाचौंध करने वाली हो कि मुझे सम्मोहित कर ले। दूसरे शब्दों में गांधी जी केवल उसी आंदोलन से जुड़ सकते थे जो सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहा हो।